Hello and welcome to Legal Age. In this top 1000 GK questions, episode number 9, we are going to discuss questions from last week of last month. That is from 24th of April till 30th of April. है ना? And we are going to start our discussion with a very interesting question बोल सकते हैं. देखिए, सचिन has retired from the cricket. सचिन retired in 2012. 2012 में सचिन द्वारा क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया गया. Okay. सचिन started playing in 1989. और 2012 24 वर्ष तक सचिन द्वारा क्रिकेट खेला गया. इन 24 वर्षों में सचिन का जो भारत के बाहर सबसे फेवरेट ग्राउंड था, दैट फेवरेट ग्राउंड ऑफ सचिन वाज एससीजी, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड. क्यों फेवरेट रहा? कि सचिन ने यहाँ पर एक यादगार पारी खेली थी 241 रन की इन 2004. Though India could not win the match, in fact, the match was drawn, right? But then that inning was one of the most beautiful innings played by Sachin. He played with lot of determination and grit. He faced more than 400 balls to make 241 runs. तो ये सचिन की सबसे मेमोरेबल इनिंग में होती है. और सचिन ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो ओवरऑल क्रिकेट खेला उसमें सचिन द्वारा 785 रन बनाए गए. हाउ मच? 785 रन सचिन ने बनाए. 157 सचिन का यहाँ एवरेज रहा. राइट. तो ही दिस ग्राउंड इज वन ऑफ द मतलब वन ऑफ इन फैक्ट इट इज फेवरेट ग्राउंड ऑफ सचिन आउटसाइड इंडिया. अब इस सचिन के फेवरेट ग्राउंड में सब सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है. हाफ सेंचुरी का मतलब होता है 24th of April वॉज सचिन बर्थडे. तो सचिन 50 वर्ष सचिन ने कंप्लीट किए, है ना. तो सचिन की इस 50th बर्थडे पर सचिन के नाम पर एक गेट अनावरण किया गया. गेट उनके नाम किया गया, उस गेट को अनवील किया गया. तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ना कि इनमें से किसके नाम पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में गेट अनवील नहीं किया गया है, तो देखिए सचिन के नाम पर तो किया गया है. राइट. तो सचिन के साथ ही सचिन के एक साल बाद इन 1999 सचिन स्टार्टेड आफ्टर 1 year in 1999. Brian Lara started his career. Brian Lara is as one of the most of the greatest player बोले जाते हैं, उनमें ब्रायन लारा का नाम शुमार होता है. तो ब्रायन लारा से भी एसोसिएटेड है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड. ब्रायन लारा ने यहाँ पर एक 277 रन की पारी खेली थी, जिस पारी को अभी इस वर्ष, है ना, 5th of January को 30 वर्ष कंप्लीट हुए. तो इवन ब्रायन लारा के नाम पर भी गेट इनॉग्रेट किया गया. तो जो नहीं है ना, तो दैट इज इंजमामुल हक. इंजमामुल हक भी बड़े प्लेयर थे और सचिन और ब्रायन लारा के कंटेम्पररी ही थे. राइट. बट जो गेट का अनावरण किया गया है ना, एक गेट जो दोनों के नाम पे अनावरण किए गए, अनवील किया गया, तो दैट वाज ब्रायन लारा एंड सचिन तेंदुलकर, है ना. तो इनमें हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा, इनके नाम पर नहीं बट सचिन एंड लारा के नाम पर. तो मैंने आपको बताया सचिन की 50th बर्थडे था अभी, और ये 785 रन में द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 241 का जो हाईएस्ट स्कोर 2004 में सचिन द्वारा खेला गया था. सचिन देखिए केवल 5 टेस्ट खेले हैं एससीजी में और 157 की एवरेज से सचिन द्वारा रन बनाए गए. राइट. एंड लारा प्लेड a 277 runs inning in 1993. दैट इज 5th Jan 1993 को लारा की 277 रन की इनिंग थी. दैट वाज आल्सो मेमोरेबल. तो उसको जो 30 साल अभी कंप्लीट हुए हैं, तो लारा के नाम पर भी वहां एक गेट अनवील किया गया. तो दीज टू ग्रेट प्लेयर्स जॉइंड अनदर 3 ग्रेट प्लेयर्स, डॉन ब्रेडमैन, एलन डेविडसन एंड आर्थर मॉरिस. तो इन 5 प्लेयर्स के नाम पर ईच देयर इज अ गेट इन एससीजी, सचिन्स फेवरेट ग्राउंड आउटसाइड इंडिया, है ना. So that was a important news. Then we come to question number 2, that is World Intellectual Property Organization कब establish हुआ था? In which year World Intellectual Property Organization was established? तो देखिए इसमें 4 वर्ष जो दिए गए हैं ना, ये चारों वर्ष अपने आप में महत्व रखते हैं, है ना. देखिए समझिए इसको. 1967 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ. 1970 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोर्स में आता है. 1974 में यह यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी बनता है. और 2000 में दिस डे जो होता है ना, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वह 26 अप्रैल को मनाया जाने लगा. राइट. तो ये चारों वर्ष अपने आप में मायने रखते हैं. आपसे पूछा गया एस्टेब्लिश कब हुआ, तो एस्टेब्लिश हुआ था 1967. 1970 इट एंटर्ड इनटू फोर्स, मतलब साइन किया गया था 67 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्ट्रूमेंट.
और 1970 में फोर्स में जिस दिन आया, दैट वाज 26 अप्रैल 1967, तो इस दिन को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डे, मतलब ये इस दिन मनाया जाता है, क्लियर। और बिगनिंग जो है मैंने कहा 67 से बिगनिंग हुई थी, बट ये मनाना कब स्टार्ट किया गया, तो इट वाज ईयर 2000 जब ये बिगनिंग हुई थी, इस दिन को मनाया जाने लगा, ये क्लियर। फिर 1974 क्या है, तो 74 में इट बिकेम द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, is first. So in that regard, all the 4 days of year should be known to us. 26 अप्रैल 1970 it came into force, तो उसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डे बोला जाता है। पर 67 में बिगनिंग हुई थी, 70 में फोर्स में आया था, 74 में एजेंसी बना, और 2000 से दिन की शुरुआत होती। तो ये सारे वर्ष जो दिए गए सबके सब हमारे काम के हैं, याद होने चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया इज विच नंबर, मतलब अगर ओवरऑल रैंकिंग की जाए तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग, जो सिप्री की रिपोर्ट आती है ना, उसके अनुसार इंडिया दुनिया के सबसे ज्यादा स्पेंडिंग जो करते हैं देश मिलिट्री में, उनमें शुमार होता है। हमारी रैंक क्या है यहाँ पर, है ना, व्हाट इज आवर रैंक इन दिस रिगार्ड। तो देखिए हमारी रैंक यहाँ पर फोर्थ होती है, फोर्थ आफ्टर आफ्टर यूएस, आफ्टर चाइना, आफ्टर रशिया, राइट। सो ये जो यूएस चाइना रशिया है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश हैं, है ना। खर्च मतलब सबसे ज्यादा स्पेंड ये लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री। अब यहाँ पर आपको देखो यूएस का दिया हुआ है $877 बिलियन 2022 में खर्च किए गए, $292 बिलियन बाय चाइना 2022 में, 81.4 इंडिया ने खर्च किया, और इसके बीच में रशिया जो आता है, रशिया की स्पेंड अगर हम लोग खर्च देखें तो इट इज $86.4 बिलियन, रशिया ने इतना खर्च किया। तो हमारी जो रैंक आती है दैट इज फोर्थ, चौथे क्रमांक पर हम होते हैं, हमारे द्वारा $81.4 बिलियन खर्च किया गया। बट देन यहाँ पर देखिए यूएस जिसके आसपास कोई भी ऐसा देश नहीं है, मतलब यूएस की बाउंड्री बड़ी सिक्योर है, बॉर्डर कनाडा, मैक्सिको, मतलब मैक्सिको से इन्फिल्ट्रेशन होता है, राइट, बट देन कोई प्रॉब्लम नहीं है आसपास, बट देन दे आर स्पेंडिंग $877 बिलियन एवरी ईयर, मतलब लास्ट ईयर उनके द्वारा खर्च किया गया, तो दे आर द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटे, $86.4 बिलियन जो है वह रशिया द्वारा खर्च किए गए थे। आई होप दिस इज विजिबल टू यू नाउ, है ना, रशिया ने खर्च किया है, क्लियर। तो फर्स्ट इज यहाँ लिख देता हूँ भले मैं, आप चाहें तो यहाँ इट इज यूएसए, सेकंड इज इट इज चाइना, थर्ड इज रशिया, एंड फोर्थ इज इंडिया। तो इंडिया की जो यहाँ रैंक है दैट इज फोर्थ, हमारी रैंक यहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, जो ये टर्म जो बोली जाती है, फ्रेज अब जिसको कहते हैं, यह किसके द्वारा कॉइन की गई थी, है ना, किसने इसको कॉइन किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन में मोस्टली आई वुड से कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज गोइंग टू आंसर एज चार्ल्स डार्विन ना। तो डार्विन की सर्वाइवल वाली थ्योरी डार्विन ने दी थी, राइट, बट देन जो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म जो है ना बेटा, दैट वाज नॉट कॉइन्ड बाय डार्विन, इट वाज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा इसे कॉइन किया गया था, इन वे वेक इन 1864 में ही कॉइन कर दिया गया। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द टर्म कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर एंड नॉट चार्ल्स डार्विन, है ना। और क्वेश्चन कहां से आता है बोलेंगे सर न्यूज में कैसे है, और आपने पूछा क्यों है, क्योंकि यह अभी कुछ समय पहले जो एक इशू हुआ था, मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि जो डार्विन की थ्योरी है उसे करिकुलम से हटा दिया गया है, बट देन बाद में उसमें शायद क्लैरिफिकेशन दिया गया था कि इट इज नॉट बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द करिकुलम, से उसे नहीं हटाया जा रहा है। मतलब बाकी सच हो सकते हैं जो एनसीईआरटी में चेंजेस आ रहे हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट चार्ल्स डार्विन थ्योरी तो मोस्ट ऑल इट इज गोइंग टू बी देयर। तो फिर द हिंदू में आर्टिकल आया था, उससे जुड़े घटनाक्रम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये वहां डिटेल दी हुई थी, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। रशिया एक्सपेल्ड 20 डिप्लोमेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इन अ टिट फॉर टैट मूव। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसा जो होता है ना कि अगर किसी ने कोई हरकत की है, कोई कोई एक्शन ली गई है, तो हमारे द्वारा उसको रिवर्ट जो करते हैं, जो हमारे द्वारा एक्शन ली जाती है। सो इन द टिट फॉर टैट मूव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, है ना, रशिया ने किस देश के 20 डिप्लोमेट को विदा किया है अपने यहाँ से। तो रशिया एक्सपेल्ड 20 डिप्लोमेट्स फ्रॉम जर्मनी, मतलब जर्मन डिप्लोमेट्स को इनके द्वारा
विदाई दी गई, इनके द्वारा एक्सपेल किया गया। क्यों भाई, उनके द्वारा भी किया गया था, तो ये उसको वैसा ही एक बर्ताव की तरह उसको निभा रहे हैं। तो रशिया has announced it for that expulsion of more than 20 German diplomats following the mass removal of Russian embassy staffs from Germany and accused Berlin of destroying the ties। अब देखिए क्या है, all these यूरोपियन नेशन ना, ये रशिया के जो एनर्जी रिसोर्सेस रशिया के बिना तो जी नहीं पाते हैं, राइट। बट देन व्हेन यूक्रेन वॉर ने स्थिति ऐसी उत्पन्न की है, तो यहाँ पर ये सारी कहानियां बार बार देखने को मिलती है। तो उसमें रशिया ने जर्मनी के जो दिस डिप्लोमेट्स है उनको अपने देश से रवाना किया है। क्यों? क्योंकि जर्मनी द्वारा रशियन कई सारे जो एम्बेसी स्टाफ है उनको वहां से हटाया गया था, राइट। तो coming to question number 6 says which are the following became the first bank to introduce EMI facility for UPI payment। देखिए नॉर्मली ये बैंकिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो इतने क्लैट के ताल्लुक में इतने मायने नहीं रखते हैं, बट देन समथिंग वेरी पेक्युलर व्हिच हैज हैपेंड, तो उस ताल्लुक में दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। नॉर्मली आप क्वेश्चन ऐसे देखेंगे नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूपीआई पेमेंट जो आप करते हैं, मतलब आपने यूपीआई के थ्रू कहीं पेमेंट कर दिया, नाउ योर बैंक इज गोइंग टू गिव यू अ फैसिलिटी वेरिन आपने यूपीआई के द्वारा किए गए पेमेंट को ईएमआई में तब्दील कर सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट टाइम आईसीआईसीआई हैज गिवन सच फैसिलिटी। आईसीआईसीआई द्वारा फैसिलिटी दी जा रही है, wherein if you're an ICICI customer, you made a payment through QR code through UPI, तो they you will be given an option wherein you can make easy EMI फैसिलिटी आप मिल जाएगी, अपने पेमेंट को EMI में तब्दील कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली ये फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट देन स्टिल इट इज बीन आस्क्ड क्योंकि समथिंग समथिंग न्यू समथिंग पेक्युलर हैज हैपेंड। सो उस ताल्लुक में इट इज आईसीआईसीआई बैंक अनाउंस्ड इट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट इज इंट्रोड्यूसिंग easy EMI facility for UPI payment। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई जो है वो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, एनपीसीआई द्वारा किया गया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और लास्ट अभी कुछ समय पहले इट इज यूपीआई लाइट भी उनके द्वारा लाया गया है ना। तो इट इज आईसीआईसीआई बैंक विच इज प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी वेयर यू कैन कन्वर्ट योर यूपीआई पेमेंट इनटू ईएमआई अमाउंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। Coming to question number 7, 26 April 2023 marked the anniversary of Chernobyl nuclear disaster। कौन सी anniversary है ना? Chernobyl nuclear disaster we all know it happened in those times USSR में ये disaster हुआ था, and that happened in 1986। कब हुआ था? 1986 में हुआ था। Chernobyl nuclear disaster, a very famous one, right? अब ये 1986 में अगर हुआ था तो बेटा ये अपने आप में, नाउ आई टोल्ड यू 1986 में ही हुआ था, तो ये क्वेश्चन अपने आप में क्या बन जाता है? क्वेश्चन अपने आप में तब्दील हो जाता है मैथ्स के क्वेश्चन में। मैथ्स मतलब कितने वर्ष हुए हैं? अगर 1936 में सम इवेंट हैज हैपेंड तो टिल 2023 हाउ मेनी इयर्स? तो दे आर 37 इयर्स। 37वीं एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई, मार्क द 37th एनिवर्सरी ऑफ चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, जो कि 1986 में सोवियत यूनियन जो समय हुआ करता था वहां घटा था। तो प्रेजेंट डे टेरिटरीज जहां पर इसका असर देखा अभी भी देखा जाता है, दैट इज बेलारूस, यूक्रेन एंड रशियन फेडरेशन जो है यहाँ पर। और नियरली 8.4 मिलियन पीपल इन 3 कंट्रीज वर एक्सपोज टू द रेडिएशन। मतलब इतने व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा था, राइट। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 8.4 मिलियन पीपल। 1 मिलियन 10 लाख, 8.4 मिलियन मतलब अराउंड 84 लाख लोगों पर इसका असर हुआ था, राइट। So it was 1986। clear? और 8 December 2016 United Nations General Assembly adopted resolution designating 26 April as International Chernobyl Disaster Remembrance Day की तरह इसको मनाया जाता है ना। So it is 37th anniversary of this nuclear disaster। Which of the following is the second oldest party in India? है ना। अब देखिए हमको मालूम है कि सबसे पुरानी जो पार्टी है दैट इज कांग्रेस, राइट। बट दूसरी सबसे पुरानी पार्टी, सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी कौन सी होती है? राइट। तो इसमें सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी जो है दैट इज अकाली दल, है ना। अकाली दल, अब ये न्यूज में इसलिए है कि अकाली दल के जो लीडर थे प्रकाश सिंह बादल, जो कि 5 दफा चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, उनकी कुछ समय पहले मृत्यु हुई है 25 अप्रैल को, एट द एज ऑफ 95 ही डाइड, राइट। तो उस ताल्लुक में जो उनका दल है, अकाली दल है, वह हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा दल है, सॉरी सबसे पुराना दल, सबसे पुरानी पार्टी है ना। अकाली दल इज द सेकंड ओल्डेस्ट
पार्टी इन आवर नेशन, इन आवर कंट्री, राइट। और जो अभी जिनकी मृत्यु हुई है, प्रकाश सिंह बादल जो है, वो 5 दफा पंजाब के सीएम रह चुके हैं। और when he was only 20 years old, है ना, he became a सरपंच। when he was only 30 years old, he became MLA, legislature। and when he was 43 years old in 1970, 1970 में 43 वर्ष की एज में he became CM of पंजाब। और 2012 में in year 2012 he became oldest CM of पंजाब, मतलब ये पंजाब के सबसे यंग सीएम भी बने और ये पंजाब के सबसे ओल्डेस्ट सीएम भी बने, है ना। तो ही मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड होल्ड किया इनके द्वारा, और ही डाइड सम टाइम बैक। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, अकाली दल देश की दूसरी सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी मानी जाती है। वर्ल्ड पेंगुइन डे कब मनाया जाता है? पेंगुइन समझते हैं ना, पेंगुइन है फ्लाइटलेस बर्ड उसे कहा जाता है। ऑस्ट्रिच पेंगुइन जो ये फ्लाइटलेस बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो पेंगुइन डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पेंगुइन डे इज ऑब्जर्व ऑन या सेलिब्रेटेड ऑन 25th of अप्रैल, है ना, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये फ्लाइटलेस बर्ड होता है, मतलब दे कांट फ्लाई बट स्टिल दे आर टर्म बर्ड की कैटेगरी में आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बर्ड्स ऑन द प्लेनेट। और कम से कम, मतलब बहुत कम तापमान पर ये दे कैन सर्वाइव। there are around 18 species of penguin, they are termed as the flightless bird, उनको कहा जाता है। और 25 अप्रैल जो होता है वह वर्ल्ड पेंगुइन डे की तरह मनाया जाता है। Which of the following cheetah died recently in Kuno National Park, the second death in a month? एक महीने के अंतराल में दूसरी मौत हुई है। देखिए, अभी हमें अच्छे से मालूम है कि 17 सितंबर 2022 को 8 चीता नामीबिया से लाए गए। उसके बाद में 12 चीता साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। इन सभी चीता को कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है, राइट। अब कुनो नेशनल पार्क में अभी ये माना जा रहा है कि 20 चीता जो थे, 20 में से अब खैर 18 बचे हैं, खैर बढ़ भी गए हैं उसके ताल्लुक में। अब ये जो जगह है ये कुछ हद तक थोड़ी कम मानी जा रही है। तो फिर इन्हें जो गांधी सागर नेशनल पार्क, वो जो पार्क होगा वहां पर इसे भेजा जाएगा एक्स्ट्रा, मतलब एक तरीके से। तो अब आपसे पूछा गया है कि भाई जो दूसरा सेकंड चीता जो मृत्यु हुई है, हु इज द सेकंड वन, है ना। तो देखिए फर्स्ट डाइड वाज सशा, राइट। सेकंड डाइड जो अभी इनकी मृत्यु हुई है, दैट इज उदय। तो हमारा सेकंड जो है उदय डाइड सम टाइम बैक, ना। 6-year-old मेल फिलाइन उदय which was translocated, तो he died second। और इसके पहले last month it was Sasha, right। so it is only एक महीने के अंतराल में 27 मार्च से लेकर के अप्रैल 23 के बीच में, एक महीने के अंतर में 2 मौतें वहां पर हो चुकी हैं, जो अपने आप में थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 says which of the following is correct count of people who listen to PM Modi's मन की बात at least once? न्यूज में इसलिए कि अभी हमारे, मतलब पीएम मोदी का अभी जो मन की बात होती है ना, उसका 100वां एपिसोड, 100th एपिसोड अभी लॉन्च किया गया था। कौन सा? 100th एपिसोड, राइट। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2014 में, 2014 ऑन 3rd of अक्टूबर 2014 में पहला मन की बात, मतलब पहला एपिसोड मन की बात का तब प्रसारित किया गया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था। एंड नाउ रिसेंटली 100th एपिसोड वो ब्रॉडकास्टेड, तो 100 एपिसोड इसको हो चुके हैं। तो एक सर्वे किया गया और सर्वे में ये पाया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट काउंट ऑफ पीपल हु लिसन टू पीएम मोदी मन की बात एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार किनके द्वारा, मतलब कितने लोगों द्वारा एटलीस्ट एक बार ये सुना जा चुका है, एटलीस्ट वंस मतलब। सो वो जो काउंट किया गया है ना, एटलीस्ट वंस वाली जो बात की गई, उसमें 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ पीपल हैव लिसन्ड इट एटलीस्ट वंस, right? So PM Modi's monthly program Man Ki Baat reached more than 100 crore people who listened to it at least once, as extrapolated by a study। ये स्टडी जो है प्रसार भारती जो होता है, प्रसार भारती along with IIM रोहतक, तो इन दो, मतलब कंडक्टेड बाय IIM रोहतक एंड इट वाज कमीशन बाय प्रसार भारती। और उसमें ये पाया गया कि एटलीस्ट 9, मतलब 96% ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ मन की बात, है ना। अबाउट 23 करोड़ पीपल लिसन टू इट, व्यूड द प्रोग्राम रेगुलरली, मतलब 23 करोड़ तो इसको रेगुलरली देख रहे होते हैं। एंड रफली 41 करोड़ हैड स्कोप ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम बीइंग ओकेजनल ऑडियंस टू रेगुलर ऑडियंस। तो 41 करोड़ के पास में मतलब स्कोप है कि वो कभी कभी सुनते हैं और वो रेगुलर ऑडियंस बन सकते हैं। तो एक सर्वे पाया गया, उस सर्वे में ये कहा गया, सर्वे मतलब कराया गया, उसमें ये पाया गया, राइट,
कि 100 करोड़ लोग जो हैं एटलीस्ट एक बार मन की बात सुन चुके हैं। है स्पष्ट? तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा दैट शुड बी 100 करोड़, आपको याद होना चाहिए। और 100 करोड़, दूसरा 100th एपिसोड अभी लॉन्च हुआ है, और पहला एपिसोड 3rd अगस्त, सॉरी, यस, 3rd अक्टूबर, अगस्त नहीं, 3rd अक्टूबर 2014, द ईयर व्हेन पीएम मोदी, मतलब मोदी बिकेम पीएम, उस वर्ष में 3rd अक्टूबर को लॉन्च किया गया। वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व ऑन 25th of April एवरी ईयर, है ना। और इसकी जो स्टोरी ऐसी होती है कि पहले ये अफ्रीका मलेरिया डे की तरह इसको ऑब्जर्व किया जाता था, फिर लेटर ऑन इट बिकेम वर्ल्ड मलेरिया डे की तरह इसको ऑब्जर्व किया जाता था। तो वर्ल्ड मलेरिया डे मार्क्ड एवरी ईयर ऑन 25th of April, 25 अप्रैल, मतलब अभी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल की बात की जाए। थीम थी टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट इज वन ऑफ द 8 ऑफिशियल पब्लिक हेल्थ कैंपेन रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आइडिया ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे वाज डेवलप्ड एज अफ्रीका मलेरिया डे, व्हिच इज बेसिकली एन इवेंट दैट ऑब्जर्व्ड बाय अफ्रीकन गवर्नमेंट सिंस 2001 एंड लेटर इन 2007, 2001 से मनाया जा रहा है, अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज को मनाते हैं। 2007 आते आते एट द 6th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, द मीटिंग स्पॉन्सर्ड बाय WHO proposed that अफ्रीका मलेरिया डे बी चेंज टू वर्ल्ड मलेरिया डे। मतलब ये पहले अफ्रीका मलेरिया डे की तरह मनाया गया 2001 से लेकर 2007 के बीच में, है ना, 2001 से 2007। और 2007 के बाद में, इन 2007 इसको डिसाइड किया, और उसके बाद में इट बिकेम वर्ल्ड मलेरिया डे। ये स्पष्ट? तो यहाँ पर 25 अप्रैल, 25th of April शुड बी योर आंसर। 25th अप्रैल 2001 से लेकर 7 तक इट वाज अफ्रीका मलेरिया डे, देन इट बिकेम 7 ऑनवर्ड्स इट बिकेम वर्ल्ड मलेरिया डे। ये स्पष्ट हुआ? Which of the following country recently approved country's first abortion pill? किस देश ने अब जाकर के अपने देश में फर्स्ट अबॉर्शन पिल जो है उसको अप्रूवल दिया है ना? तो इट इज जापान विच हैज प्रोवाइड, नाउ ओनली दे अप्रूव्ड द अबॉर्शन पिल। तो उनका जो जापान हेल्थ मिनिस्ट्री है, दे वेंट ऑन टू अप्रूव कंट्रीज फर्स्ट अबॉर्शन पिल। और इसमें बोला गया है कि while it is available all over the world, है ना, in many countries across the globe, the medication has not been approved, was not approved by Japan's health ministry. Now they have approved it. So एक यूके की जो फार्मा कंपनी होती है उनके द्वारा इसे वहां पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू बी मीफीगो पैक अबॉर्शन पिल, एंड इट विल बी प्रिपेयर्ड बाय लाइन फार्मा ऑफ यूके। तो यूके बेस्ड कंपनी द्वारा इसे बनाया जाएगा और वहां पर दिया जाएगा। नाउ ओनली दे अप्रूव्ड इट। Then Hope Space Mission belongs to which of the following country? Hope Space Mission किस देश से ताल्लुक रखता है? किस देश द्वारा होप स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था? अब देखिए, लॉन्च किया गया था मतलब लॉन्च तो इसको जापान द्वारा किया गया था, राइट, बट ये किस देश को बिलोंग करता है जो आपसे पूछा, तो इट बिलोंग्स टू यूएई। यूएई जो है वो राइट, मतलब उस इलाके का, मिडिल ईस्ट का पहला मास ये जो प्रोब है वो लॉन्च किया गया था। तो UAE Hope space probe revealed that Mars' smaller moon Deimos in unprecedented detail, shedding new light on the origin of mysterious lumpy satellite। मतलब उनके द्वारा वहां से डिटेल जो है वो प्रोवाइड की गई है। The probe is Arab world's first interplanetary mission, has been orbiting Mars for 2 years, regularly flying past Deimos and big sibling moon Phobos। तो Deimos Phobos के पास से फ्लाई कर रहा है। It is UAE द्वारा, UAE सैटेलाइट, UAE का सैटेलाइट है ना। इन 2024 यूएस इलेक्शन जो होने वाले हैं, 2024 में हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं, 2024 में यूएस में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो इन 2024 जो इलेक्शन होंगे उसमें शायद ऐसा देखा जाएगा, मतलब इट इज गोइंग टू बी रिपीट ऑफ 2020, और शायद नहीं, इट इज मोस्टली कंफर्म कि 2020 का वहां पर फिर से 2020 दोहराया जाने वाला है। इसका दोहराया जाने वाले का मतलब क्या निकलता है? देखिए, 2020 में वहां पर इट वॉज डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडेन के बीच में ये कॉन्टेस्ट हुआ था, और 2024 में भी इट इज गोइंग टू बी सेम, डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडेन जो है, इन दोनों के बीच में ही कॉन्टेस्ट वहां पर होने वाला है। मतलब जो कंटेंडर होंगे वो भी रिपीट होंगे, और जो जो डिफेंडर, मतलब जो अभी है वहां पर, बेसिकली अभी जो प्रेसिडेंट है, ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। मतलब तो रिपब्लिक पार्टी जो होगी उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को उतारा जाएगा, और डेमोक्रेट्स में इट इज जो बाइडेन, जो पहले ही ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट है वहां के, तो शायद अपने रिकॉर्ड को बेहतर कर पाएंगे, शायद वो भी, राइट।
सो इट इज गोइंग टू बी अ टफ कॉन्टेस्ट हमेशा की तरह, जैसा मैंने मैंने कहा है कई बार कि जितने चुनाव होते हैं ना, और जब चुनाव होते हैं वो हमेशा ही सबसे मुश्किल चुनाव होते हैं। चैलेंज होता है अपने आप में, एक नई चुनौती होती है, और सिंहासन का सेमीफाइनल तो हमारे यहाँ पर देखा जाता है हमेशा, तो वैसा ही यहाँ भी होने वाला है कि इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट सिलेक्शन जो है, क्योंकि अगेन इट इज गोइंग टू बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडेन। बड़ी प्रतिद्वंदिता है इन दोनों के बीच में, जो बोलते हैं ना, पिछली बार जिस सब चुनाव हुए, तो यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी क्लोज फाइट ऐसा माना जा रहा है। तो इन 2024 यूएस इलेक्शन वी मे सी ट्रम्प बाइडेन कंटेस्ट अगेन। और ये कितनी, अब ये पूछा गया क्वेश्चन, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो भाई इसके पहले कितनी बार ऐसा हो चुका है पोस्ट सिविल वॉर, जो वर्ल्ड की बात करें, तो हाउ मेनी टाइम्स दिस हैज हैपेंड, या ये कौन सा ओकेजन होगा। तो 3 दफा इसके पहले हो चुका है, और ये चौथी दफा ऐसा होगा कि दे आर गोइंग टू गेट द सेम रिपीट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, है ना। तो इट इज गोइंग टू बी थर्ड टाइम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, डेमोक्रेट, announced he will be seeking re-election, है ना, एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी अगेन फ्रंट रनर होने वाले हैं। तो ये दोनों के बीच में इट इज गोइंग टू बी सेकंड बार ये दोनों फाइट होगी, राइट। इसके पहले तो इट इज गोइंग टू बी द फोर्थ ओकेजन, चौथी दफा ये होगा। इसके पहले इट वाज बेंजामिन हैरिसन वर्सेस ग्रोवर क्लीवलैंड इन 1988, एंड देन इन 1892, 4 वर्ष बाद, देन विलियम ब्रायन एंड विलियम मैकिनले इन 1896 टू 1900, है ना, एंड अडेलाई स्टीवेंसन एंड ड्वाइट इसनओवर, इनका 1952 और 1956 में इनका कॉन्टेस्ट हुआ। तो ये अपने आप में चौथा ऐसा संस्करण होगा, चौथा ऐसा इंसिडेंट होगा जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं दे आर गोइंग टू बी रिपीट, मतलब दे आर गोइंग टू फाइट अगेन, है ना। एक दूसरे को पहले एक दूसरे के साथ में फाइट कर चुके हैं, नाउ इट इज गोइंग टू रिपीट दैट पार्ट, राइट। Coming to question number 16 says, which of the following High Court has been allowed to prosecute a defamation suit filed against former Union Minister Subramaniam Swamy के अगेंस्ट में एक डिफेमेशन सूट जो है फाइल किया गया था, तो उसको किसके द्वारा प्रोसिक्यूट करना अलाउ किया गया है ना, विच हाई कोर्ट हैज अलाउड इट, कि इनके अगेंस्ट में ये डिफेमेशन का सूट जो है वो दाखिल किया जा सकता है ना। तो ये जो डिफेमेशन का सूट है इट इज बीन अलाउड बाय मद्रास हाई कोर्ट। और क्यों इसको न्यूज में देखें, तो देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने अभी अभी क्लियर किया है कि दिस एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, they can to prosecute a defamation suit against former union minister Subramaniam Swamy before High Court of Singapore for having named in Ariel Maxis scheme। जो ये स्कैम था इसमें इनका नाम आया था, किनका, एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग द्वारा का मतलब जिक्र किया था, किसने किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। तो उनके द्वारा फिर केस लगाया गया, डिफेमेशन सूट लगाया गया। उस डिफेमेशन सूट जो है वो अल्टीमेटली इट इज एयरसेल मैक्सिस से रिलेटेड एक केस होता था, तो उसमें डिफेमेशन सूट जो लगाया गया उसमें अब जाकर के अप्रूवल दिया गया है, फ्रॉम होम इट हैज बीन अप्रूव्ड, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द चेन्नई, जो मद्रास हाई कोर्ट ने इसको अप्रूव किया हुआ, राइट। तो डिवीजन बेंच ऑफ कोर्ट हैज सेट असाइड इंटरिम इंजंक्शन ग्रांटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय सिंगल जज इन 2014। तो 2014 में इस पर उनके द्वारा स्टे लगाया गया था, बट देन द स्टे हैज बीन रिमूव्ड नाउ, है ना। सेट असाइड इंजंक्शन जो है उसको हटा दिया एक तरीके से, और नाउ द केस कैन बी फाइल्ड, उनके केस जो है फाइल किया जा सकता है। So the following ship brought back Indians from Sudan recently under Operation Kaveri। अब देखिए ऑपरेशन कावेरी तो हमको आता है, मुझे लगता है ऑपरेशन कावेरी समझ में आता है ना। ऑपरेशन कावेरी के थ्रू जो सूडान में अभी जो प्रेजेंट क्राइसिस चल रहा है ना, उस क्राइसिस में हमारे देश के नागरिकों को फिर से हमारे देश लाने के लिए, वापस हमारे देश लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया। अब ऑपरेशन कावेरी से मिलता जुलता अगर दूसरे पुराने ऑपरेशन हम देखें तो इट वॉज ऑपरेशन गंगा, जिसके थ्रू हम लोगों ने यूक्रेन से अपने देश के जो स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे उनको वापस लाया गया था, क्लियर। तो इट वाज ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति के थ्रू अफगानिस्तान से वापस लाया गया था, है ना। ऑपरेशन दिस वंदे भारत एंड समुद्र सेतु कोविड-19 के समय हमारे देश के नागरिकों को वापस लाया गया था। ऑपरेशन मैत्री नेपाल से 2015 में जब यह अर्थक्वेक हुआ था तब वापस लाया गया था। तो उन्हीं तर्ज पर ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से रिलेटेड है। सूडान में जो हमारे देश के नागरिक वहां फंसे हुए हैं, उन्हें जो अराउंड 4,000 उनकी स्ट्रेंथ होती है, 4,000 के अराउंड थे, तो उनमें से अराउंड मोर देन 2,500, 2,500 से ज्यादा लोगों को अब तक वापस लाया जा चुका है, राइट। सो किस पर्टिकुलर जहाज की बात की जा रही है, तो इट इज आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा इसमें इन्वॉल्व है, आईएनएस सुधा के थ्रू ये लाया जा रहा है।
तो फर्स्ट बैच जो है वो तो आ चुकी है अराउंड, तभी आ गए तो 278, बट देन अगर टोटल काउंट आप देखते हैं तो टोटल काउंट हैज गॉन अप टू अराउंड 100, कितना 2500, तो 1-1.5 हजार कुछ बचे हैं वहां पर, राइट। सो इट इज INS सुमेधा, द शिप इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन, और ऑपरेशन जो है इसे ऑपरेशन कावेरी कहा गया है स्पष्ट। Then we come to question number 18. Uttar Pradesh will target 100% electric vehicle usage in government departments by which of the following year? किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना उनका यूसेज का प्रयास किया जा रहा है ना। तो किस वर्ष तक ये होगा? तो दिस इज गोइंग टू बी ईयर 2030, 2030 तक दे आर टारगेटिंग दैट उत्तर प्रदेश कैन बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में सारे के सारे जितने व्हीकल होंगे सबके सब इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, है ना। और इसको प्रमोट और इसका यूसेज, टू प्रमोट सेल्स एंड यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन स्टेट ऑफ यूपी, CM योगी has set a target and flung into action to convert vehicles used for government department into EVs in EVs, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द फेज मैनर बाय ईयर 2030, 2030 तक का उनके द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक सारे डिपार्टमेंट के सारे व्हीकल जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील कर दिए जा चुके होंगे। क्लियर? तो 2030 हमारे द्वारा टारगेट रखा गया है। So the following chief minister signed an agreement with Himant Biswa Sarma ending decades-long disputes recently. किस चीफ मिनिस्टर ने? अब देखिए ये इसीलिए जो हम बोलते हैं ना कि आपको अब CM गवर्नर्स के नाम कुछ हद तक अगर याद रहते हैं तो आप चीजों को यहाँ पर एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। और एसोसिएट भी तब कर पाएंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हिमंत बिस्वा शर्मा किस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। क्लियर? और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो डिस्प्यूट है वो किन के बीच में, बीच मतलब डिस्प्यूट अगर पहले से मालूम तो बेहतर रहेगा। तो फिर ये डेकेड लॉन्ग ओल्ड डिस्प्यूट जो है रिसेंटली उस ताल्लुक में हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा किसके साथ में अग्रीमेंट साइन किया गया। तो भाई अगर आपको स्टेट का नाम मालूम है ना कि ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में साइन किया गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बट देन आपको अगर CM का नाम ना मालूम हो तो यहाँ आंसर नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू नो, है ना। हमको इसलिए जो प्रोमिनेंट नॉर्थ ईस्ट के बोले हैं, जो प्रोमिनेंट न्यूज में रहने वाले स्टेट होते हैं, मोस्टली जितना संभव आपको स्टेट मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ध्यान होने चाहिए, राइट। तो हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है ना। द एग्रीमेंट इज लाइक इट इज टेकिंग केयर ऑफ डेकेड्स ओल्ड जो राइवलरी जो इशू चल रहा है। आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट on April 20 signed a deal in presence of Home Minister Amit Shah in New Delhi, ending decades-long border dispute along their borders. उनके जो borders पर जो इतना dispute सालों से चल रहा है ना, उसको कवर करने के लिए ये साइन किया गया है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा इज अरुणाचल प्रदेश काउंटर पार्ट, पेमा, इट्स नॉट प्रेमा, इट्स पेमा ओनली, इट्स पेमा खांडू, है ना। तो इन दोनों के द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। लॉकबिट रैंसमवेयर इज करंटली टारगेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, है ना। लॉकबिट रैंसमवेयर, अपने रैंसमवेयर मतलब अपने आप में एक मेलवेयर, रैंसमवेयर अपने आप में वायरस मानो। और ये रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपका जो PC या लैपटॉप जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, इट बी मोबाइल इनफैक्ट, उसका जो कंट्रोल है, यू लूज दैट कंट्रोल, राइट। सो ये लॉकबिट तो बाय नेम इट इज लॉकबिट, तो इसके द्वारा लॉक किया गया है ना। लॉकबिट रैंसमवेयर इज करंटली टारगेटेड, है ना। किसको टारगेट कर रहा है? which particular group it is targeting to? तो लॉकबिट जो है बाय नेम इट इज लॉकबिट, इट इज टारगेटिंग द एप्पल डिवाइसेस, है ना। एप्पल डिवाइसेस को टारगेट कर रहा है। साइबर क्रिमिनल्स हैव डेवलप्ड द न्यू रैंसमवेयर लॉकबिट एनक्रिप्टर्स डिजाइन टू टारगेट मैक OS डिवाइसेस, है ना। मैक मतलब जो एप्पल डिवाइसेस होते हैं ना बेटा, उसमें एंड्रॉइड नहीं होता है, उसमें एप्पल अपना खुद का एक सिस्टम चल रहा होता है, उसमें विंडोज नहीं होता, उसमें मैक होता है, राइट। सो एवरीवेयर दे डू सम, जिसको बोलना चाहिए सम एलीट, जिसको थोड़ा सा बोलना चाहिए एडवांस लेवल पर अपने सॉफ्टवेयर्स एज वेल एज हार्डवेयर उनके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये मैक ओएस होता है जो ये इट इज टर्म्ड एज मोस्ट सिक्योर, है ना। इसमें आप इसमें इसको बोलना चाहिए हैकिंग करना या कि वो इसमें पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी लॉकबिट एनक्रिप्टर जो है ना, स्पेसिफिकली इसके लिए न्यू रैंसमवेयर उनके लिए उनके द्वारा बनाया गया, और उसके थ्रू दे आर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट, दे आर ट्राइंग टू इंक्रिप्ट, या दे आर ट्राइंग टू हैक द मैक OS डिवाइसेस। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना,
उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब उस जिन पर वो मतलब जिन पर ये इंस्टॉल किया जाता है, उन्हें इसके द्वारा टारगेट किया जा रहा है ना। मेकिंग द फर्स्ट मेजर रैंसमवेयर ऑपरेशन टू स्पेसिफिकली टारगेट एप्पल कंप्यूटर्स, पहली बार ऐसा किया जा रहा है। Historically, ransomware has targeted Windows, Linux, VMware, ECX servers. However, Lockbit is now working to create encryptors targeting Macs for the first time. क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो होना चाहिए मैक ओएस सिस्टम। लॉक शील्ड्स 2023 is world's largest which of the following exercise, मतलब लॉक्ड शील्ड आपको मालूम है। अब ये एक्सरसाइज किससे रिलेटेड, एरियल है, स्पेस है, साइबर है, या कि नेवल है ना, किससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, राइट। तो जैसा कि लॉग लिखा है ना, यहाँ बार बार जॉब से कह रहा हूँ, तो इट इज रिलेटेड टू साइबर, मतलब वो साइबर क्राइम से इट इज रिलेटेड। तो ये 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में नेटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस सीसीडी सीओई जो है, वहां पर इसे होस्ट किया गया था। लॉक्ड शील्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 5 लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज इसको माना जाता है। और 3000 contestants and 38 nations participate in this. They took pride in participating in this. And then Sweden, Iceland joint team, Estonia, USA joint team, and Polish team were deemed the most effective team at the logged shield. सबसे सबसे effective team इनको माना गया था, है ना। इसके बाद हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 says which of the following state has topped the list of states with highest market borrowings, मतलब किस देश, किस पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा ये लिस्ट टॉप की गई है। क्या बोला है यहाँ पर, मार्केट से ज्यादा बोरोइंग किसके द्वारा की गई है ना, टॉप द स्टेट्स विथ हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग्स। तो यहाँ पर हम देखें तो हाईएस्ट मार्केटिंग बोरोइंग जो है वो तमिलनाडु के द्वारा की गई। Question number 23 says Sanjana Singh, a third gender social worker, was appointed as the election icon for which of the following state, है ना। इलेक्शन कमीशन द्वारा किस स्टेट में ये थर्ड जेंडर सोशल वर्कर संजना सिंह को इलेक्शन आइकॉन अपॉइंट किया गया। तो शी हैज बीन अपॉइंटेड इलेक्शन आइकॉन in state of Madhya Pradesh. Now, Election Commission of India appointed third gender social worker Sanjana Singh in the state level icon in Madhya Pradesh election। और ये इनको देखिए केवल अभी इनको इनको अब बनाया गया स्टेट इलेक्शन के लिए आइकॉन, बट प्रीवियसली शी वाज मेड फर्स्ट ट्रांस मेंटर, है ना, by Madhya Pradesh State AIDS Control, and also the first third gender brand ambassador for Swachhata Abhiyan। तो third time made an ambassador for a particular campaign, and the state of Madhya Pradesh should be the correct answer। Cheetah Oban has been renamed to which of the following। देखो क्या हुआ है, जब ये हमने बात की थी ना कि चीता नामीबिया से लाए गए थे, अब वहां पर क्या होता है कि दे वर गिवन सम नेम्स देयर, राइट, नेम्स उनके अकॉर्डिंग, उनके कल्चर, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब जब भारत में उनको लाया गया है तो पीएम मोदी द्वारा कहा गया है कि देयर नेम शुड बी चेंज, तो उसके लिए कंपटीशन रखा गया है। और उस कंपटीशन के अंतर्गत कई जो उनमें से जो चीता लाए गए हैं उनका नाम परिवर्तित किया गया है ना। तो नाम चेंज किया गया, नामीबियन चीता की जब बात की जाए तो नाम जो चेंज किए गए हैं उनमें एक चीता ओबान जो है उसका नाम चेंज करके पवन कर दिया गया है ना। तो फ्रॉम ओबान ही इज बिकम पवन नाउ, बिकॉज ओबन जो नाम है वो नामीबिया वाला नाम होता है। तो हम लोगों ने वहां पर नाम जो चेंज किए उनमें यहाँ डिटेल आपको दिया हुआ है। पीएम मोदी अर्ज्ड टू रीनेम द नामीबियन एंड साउथ अफ्रीकन चीता एंड कंपटीशन वाज हेल्ड। उस कंपटीशन के अंतर्गत जो परिवर्तन आए हैं उनमें हम देखें तो आशा इज द न्यू नेम ऑफ, इज नाउ बिकम आशा, है ना। तो पहले नाम था आशा और उसमें डबल ए, आशा इज द न्यू नेम। उसमें ही पवन इज द न्यू नेम ऑफ ओबान, है ना। पवन इज द न्यू नेम ऑफ, तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा वो पवन होगा। उसके अलावा सवाना का नया नाम नभा रखा गया है। सिया इज नाउ ज्वाला, ज्वाला मीनिंग फ्लेम, ज्वाला। देन नेम ऑफ एल्टन इज गौरव, नेम ऑफ फ्रेडी इज शौर्य, एंड फीमेल चीता तिबलिसी हैज बीन नेम टू धत्री नाउ, ना धात्री नाम उनका रखा। तो दीज आर द चेंजेस जो किए गए हैं। उसमें हमसे जो पूछा गया था दैट वाज ओबन इज नाउ नेम्ड एज पवन। Which of the following top the 2023 index of economic freedom by the Heritage Foundation? Economic freedom index होता है किस स्टेट द्वारा, उसे किस देश द्वारा टॉप किया गया, मतलब which country is the top ranking country in the index of economic freedom which was released by Heritage Foundation। तो इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। सिंगापुर टॉप द 2023 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम बाय द हेरिटेज फाउंडेशन, राइट।
with a score of 83.9, India got a rank of 131. हमारी 131वीं इसमें रैंक होती है, राइट। बीसीसीआई और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया गया था, फॉर जीरो वेस्ट पॉलिसी इन क्रिकेट स्टेडियम्स। अब जब हम लोग इतने बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं, जब आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं, तो हम लोग जब इसके अंतर्गत जो प्रभाव होता है एनवायरनमेंट में, जो उसका प्रभाव पड़ता है ना, जो कार्बन एमिशन की हम जब बात करते हैं, तो दैट इज ह्यूज, राइट। बट देन इसके पहले इट वाज बीसीसीआई यूएनएपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया गया था फॉर जीरो वेस्ट पॉलिसी ना। किस वर्ष साइन किया गया, तो दे वो दैट वाज इन ईयर 2018 दिस वाज साइंड। अब हाउ मच इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, उसका कितना प्रभाव पड़ा है, दैट इज टू बी सीन। बट देन इट वाज अर्लियर इन 2018 में ही इसको साइन किया गया था बाय बीसीसीआई एंड यूएनईपी। दे साइंड दिस अग्रीमेंट फॉर कंसेप्ट ऑफ जीरो वेस्ट और ग्रीन प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था। बट ओवरऑल अगर हर मैच की आप बात करें, तो हर मैच से जितना प्रभाव पड़ता है, विद सो मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग, सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड, है ना, तो दिस इज दी, मतलब इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। और वहां पर इम्प्लीमेंटेशन तो है वो आवश्यक है। इस पर एक द हिंदू में लेख आता था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल। अब देखिए इसमें समझिए, अभी जो आया है ना कुछ समय पहले, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल जो है अभी कुछ समय पहले उसको फाउंड किया गया, राइट। और दुनिया का सबसे बड़ा डीप होल कौन सा है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है, तो रिलेटेड क्वेश्चन है अपने आप में। अभी जो फाउंड किया गया है ना, दैट इज तामजा। और जो सबसे बड़ा ब्लू होल है वह है ड्रैगन होल। अब ये होता क्या है, यह समुद्र में, मतलब वाटर बॉडी में ही एक होल अगर वहां पाया जाता है तो उसको डीप ब्लू होल कहा जाता है ना, उसे ब्लू होल कहा जाता है, क्लियर। तो डीपेस्ट ब्लू होल जो है दुनिया का, दैट इज इन साउथ चाइना सी, है ना, साउथ चाइना सी में होता है, और उसकी जो डेप्थ है दैट इज 987 फीट। और जो अभी सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल जो पाया गया है, दैट इज इन कोस्ट ऑफ मैक्सिको, इट इज कॉल्ड तामजा उसको कहा जाता है, और उसकी जो डेप्थ है दैट इज 900 फीट। तो साउथ चाइना सी वाला ड्रैगन होल, है ना, ड्रैगन होल की डेप्थ कितनी है, 987 फीट। और जो अभी मिला है वो तामजा, मैक्सिको, कोस्ट ऑफ मैक्सिको में कितनी डेप्थ है, 900 फीट। और उसको जो, अब इसको जो ब्लू होल की हम बात करते हैं, तो एक वाटर बॉडी समुद्र और समुद्र की सतह वहां, तो वहां पर एक ऐसा होल नीचे एक सामान्य, तो जिस तरीके से दिस कंप्लीट होल जो होता है, तो उसे उसे ब्लू होल कहा जाता है, मतलब वाटर बॉडी में एक होल वहां पर है, उसे ब्लू होल कहा जाता है, राइट। सो दैट इज सेकंड बिगेस्ट जो है अभी तामजा में, उसको तामजा बोला गया। जो सबसे बिगेस्ट है दैट इज इन साउथ चाइना सी, उसे ड्रैगन होल कहा जाता है। An estimated how many trillion plastic particles, microplastic particles जो है weighing around 2 million metric ton are currently afloat, मतलब इतने जो है वो हैं बेसिकली across the oceans in the world। और इनमें चेंजेस जो है वो रैपिड चेंजेस, ये बढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी कितने हैं, दे आर 170 प्लास्टिक पार्टिकल्स वेगिंग अराउंड 2 मिलियन मेट्रिक टन ऑन ओशंस की हम बात करते हैं। और देखिए इनमें कितनी वृद्धि के ताल्लुक में देखिए, 2014 में द काउंट वाज 5 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स, और ये बढ़ करके अब जो हो गया वो हो गया 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स वेगिंग मोर देन 2 मिलियन मेट्रिक टन। और अगर इन पर इनकी रोकथाम नहीं की गई, इनको नहीं रोका गया, तो दे आर गोइंग टू ट्रिपल बाय ईयर 2040, 2040 तक ये ट्रिपल हो चुके होंगे। ट्रिपल का मतलब है कि 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल विल टर्न इनटू 510 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स बाय ईयर 2040। और 2014 में कितने थे, केवल 5 ट्रिलियन थे। केवल तो नहीं बट 5 ट्रिलियन थे, जो बढ़ करके इतने हो गए, और ज्यादा ये बढ़ने वाले हैं। क्यों, इसे कहाँ से आते हैं, तो जितना भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली दे आर मेकिंग देयर वे टू ओशंस। ओशंस में उनकी संख्या बढ़ रही है, और उससे होता क्या, उसमें जो ओशंस में जो इकोसिस्टम है, जो वहां पर जीव जंतु हैं, उस पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो ये उन पर इतना प्रभाव डालता है, और अल्टीमेटली दे दे मेक देयर वे टू ओशन थ्रू अस, मतलब हम लोग जो यूज कर रहे हैं ना, इसके बाद ही वहां पहुंच रहा होता है। तो उनका प्रिवेंशन अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और इसके पर्टिकुलर कंसर्न में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम द शिप्स, जो जो वहां पर जो शिप से यात्रा कर रहे होते हैं, उसे मार्पोल कहा जाता है। तो दिस मार्पोल कन्वेंशन जो है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट वाज साइंड इन 1973 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, मतलब अडॉप्ट किया गया था इसे, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 170 ट्रिलियन प्लास्टिक पार्टिकल्स आर फाउंड।
Which of the following state is in process of approving a gig workers registration and welfare bill? तो पहले तो I believe we all know, but then if you don't, then you must listen. गिग वर्कर्स क्या होते हैं? दे आर दोज वर्कर्स जिनको एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक नॉन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट होता है, जिनको एम्प्लॉयज जो होते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी फैसिलिटीज जो दी जाती है वो इनको नहीं दी जाती, इनकी वर्किंग कंडीशन टफ होती है। और इनके एग्जाम्पल के ताल्लुक में आप देखिए, जो डिलीवरी डिलीवरी स्टाफ होता है, उनको डिलीवरी पार्टनर कहा जाता है बाय दिस ई कॉमर्स कंपनीज, वह गिग वर्कर्स कहलाते हैं। तो दे डोंट डू परमानेंट जॉब, मेनी ऑफ देम आर डूइंग, जिसको एक तरीके से बोलना चाहिए अपने पार्ट टाइम जॉब की तरह उसको कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर उनको एम्प्लॉयज जो होते हैं वैसा दर्जा नहीं दिया जाता है। दे आर नॉट इवन कॉल्ड एम्प्लॉयज, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स उनको कहा जाता है। तो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन माने उसको, है ना, उनको जिस कंडीशन में काम करना होता है, जो उनके टाइमिंग्स होते हैं वह प्रॉपर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट टाइम एवर इन एनी स्टेट अभी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दे विल बी प्रोवाइडेड फैसिलिटीज, और उनके अधिकारों की इसमें बात की जाएगी, और उनको फैसिलिटीज देने के लिए जो धन की जो बात की जाएगी, तो वेलफेयर सेस दे आर प्लानिंग टू हैव। मतलब सेस का मतलब होता है कि व्हेन टैक्स इज, टैक्स पर टैक्स लगाया जाए, तो जो एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट जो उससे अर्जित होगा उसको इनके वेलफेयर के लिए लगाया जाएगा। एट द सेम टाइम जो एग्रीगेटर्स, मतलब द एम्प्लॉयर्स जिनको जिनको बोला जाता है, इनके जिनके द्वारा इनको जॉब दी जाती है, इवन उन पर भी फाइन लगाया जाएगा। इफ दिस न्यू लॉ डेट प्रोवाइड अ फाइन ऑफ अप टू 1 करोड़ ऑन द अरेंट, मतलब अगर उनके द्वारा सही तरीके से जो तो बर्ताव नहीं किया गया या तो नहीं कवर किया गया है, तो उन पर 1 करोड़ तक का इसके थ्रू जुर्माने का प्रावधान किया गया है। Alloy GRX 810 is a new, it's an alloy which has been developed by which of the following this space agency? तो NASA Alloy GRX 810 जो है, मतलब NASA नाम ही दिया गया है, तो NASA द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट अलॉय, इंपॉर्टेंट जो अपने स्पेस एजेंसीज के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, तो इट इज बीन डेवलप्ड बाय नासा सम टाइम बैक, 1000 टाइम्स लॉन्गर देन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ आर्ट अलॉय जो है नासा द्वारा इसे बनाया गया है ना। सिंपली अलॉय GRX 810 याद रख लीजिए। India's first heavy lift logistics drone was launched in which of the following state? कहाँ पर इसे लॉन्च किया? हेवी लिफ्ट मतलब अप टू, दिस कैन लिफ्ट अ वेट अप टू 550 kg ओवर 10 किलोमीटर्स। 50 किलो तक का वजन लेकर के 10 किलोमीटर तक की यात्रा इस ड्रोन के थ्रू की जा सकती है, राइट। तो इसको ओडिशा में इसे लॉन्च किया गया था। इट इज काइंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, 50 kg over 10 kilometers can carry, and it was developed by Odisha based Born V Aero company द्वारा इसको डेवलप किया गया। Question number 32 says, One Panchayat, One Playground is an initiative of which of the following government? तो it was launched by Kerala government. Kerala government द्वारा वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेग्राउंड वन पंचायत, मतलब हर विलेज में एक प्लेग्राउंड के ताल्लुक में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है टू इंक्रीज एंड बूस्ट दी स्पोर्टिंग कल्चर इन केरला बाय बिल्डिंग क्वालिटी स्टेडियम्स एट द लोकल लेवल। Then which of the following state will export mahua to London-based company for making health drinks, chocolates and cookies? है ना। अब mahua जो होता है ना, अपने आप में एक ड्रिंक होता है, राइट, और उसको भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एक्सपोर्ट mahua, है ना, will export 200 tons of mahua to Indian subsidiary of London-based company। अभी इंडियन सब्सिडरी ऑफ लंदन-बेस्ड कंपनी, तो ओ फॉरेस्ट लंदन-बेस्ड कंपनी, इंडियन का सब्सिडरी है मधुवन्य, तो मधुवन्य के थ्रू इट इज गोइंग टू बी सेंट टू यूके, एंड दिस महुआ का इस्तेमाल करके चॉकलेट ड्रिंक्स और ये कुकीज जो है वो बनाए जाएंगे। तो इट इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हियर वी आर टॉकिंग अबाउट। Which of the following national park has been chosen as the second new home of cheetah? मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जो 20 चीता हो चुके हैं, मतलब 20 इन द सेंस 2 की डिमाइस हो चुकी है, बट देन 4 हैव बीन इंक्रीज, तो जो नंबर ऑफ चीता वहां पर हैं उनके ताल्लुक में जो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में होता है वो इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ, मतलब अभी एक्सपर्ट द्वारा माना जा रहा है कि ये पर्याप्त नहीं होगा। तो पर्याप्त नहीं होगा तो क्या किया जा रहा है, इसके लिए गांधी सागर सेंचुरी जो होती है मंदसौर मध्य प्रदेश में जो होती है, वहां पर दे विल बी शिफ्टेड, so that can become the new home, second home of cheetah. So Gandhi Sagar Sanctuary will be developed the second home of cheetah within the 6 months to retake the cheetah tag। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये अनाउंस किया गया है ना। तो कोनो नेशनल पार्क may not be sufficient enough, so many of these cheetah may be transferred to new place called गांधी सागर सेंचुरी में इसे ट्रांसफर किया जाएगा। गांधी सागर सेंचुरी एमपी मंदसौर में होती है। 30th question says,
which of the following state is considering to prepare supplementary textbook to cover the deleted एनसीईआरटी portions, है ना। और देखिए एनसीईआरटी से कुछ पोर्शन हटाया गया है। अब पोर्शन हटाया तो दिया गया है, बट देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो अपने आप में माना नहीं जा रहा है, उससे हटाना अपने आप में गलत माना जा रहा है। तो विच स्टेट इज थिंकिंग कि जो भी ये पोर्शन हटाया गया उसको एक अलग ही बुक बना ली जाएगी और उसको फ्लोट किया जाएगा, एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक बना ली जाएगी, राइट। So which state is going to do so? It is state of Kerala. So what they are planning? They are planning the उनका state this Council of Education Research and Training है, SCRT, जो केरला SCRT है, उनके द्वारा जो deleted portion of NCRT होंगे उन्हें कंपाइल करके एक बुक का फॉर्म उसको दिया जाएगा और उन्हें अपने वहां पर चलाया जाएगा। तो ये काम जो है वो केरला द्वारा, केरला गवर्नमेंट द्वारा, केरला स्टेट द्वारा किया जा रहा है। डोमिनिक राब, डेप्यूटी पीएम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली रिजाइंड। अब ये रेजिग्नेशन का सिलसिला जो है यह यूके में चला आ रहा है, एंड फॉर लास्ट मेनी इयर्स और सो कपल ऑफ इयर्स इट इज लाइक पीएम रिजाइनिंग, न्यू पीएम कमिंग एंड देन देयर सेक्रेटरीज रिजाइनिंग एंड ऑल, तो दैट इज हैपनिंग। तो अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, डोमिनिक राब जो वहां के डेप्यूटी पीएम है उन्होंने रिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि उन पे बुलिंग के चार्जेस, धमकाने के चार्जेस में लगते हैं, तो उनके द्वारा रिजाइन किया गया और उनकी जगह ओलिवर डोडन जो है ही हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। तो यूके गवर्नमेंट पर मतलब कुछ नए नए जिसको बोलना चाहिए ना, कुछ नए इश्यूज वहां पर डेवलप हो रहे हैं। अभी उनकी जो पार्टी है, उन कंजर्वेटिव पार्टी जो होती है, उनके तो लोकल इलेक्शन में दे गॉट लॉट ऑफ डिफीट सम टाइम बैक, अभी लेटेस्ट। तो इट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे नेम्ड ओलिवर डोडन इज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बिकॉज डोमिनिक राब जो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा रिजिग्नेशन दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू फॉर्मल कंप्लेंट्स ऑफ बुलिंग। तो दैट इज व्हाई इट इज ही हैज रिजाइंड। खैर वो अपने आप में एक नॉमिनल पोजीशन थी, नो ऑफिशियल पावर अथॉरिटी उनके पास में थी, बट एनीवे उनको अभी रिजाइन करना पड़ा है। Union government is considering the creation of unified security force for all the airports in the country on the lines of TSA from which of the following state, मतलब country। देखिए TSA जो है ना वहां पर एक अथॉरिटी है, एक बॉडी है, उसका काम होता है कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ दी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो वहां पर, सो एयरपोर्ट जो एविएशन जो है उनकी सिक्योरिटी का कार्यकाल काम जो इनके द्वारा देखा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एजेंसी वहां पर होती है, यूएसए में होती है, और उसकी तर्ज पर भारत में भी इसी एक जिसको बोलना चाहिए दिस बॉडी इज बीइंग क्रिएटेड। क्या होगा, इनके थ्रू ऑल दी एयरपोर्ट जो हमारे होंगे, इनफैक्ट एयरपोर्ट, रेलवे और दूसरे संस्थान जो होते हैं, इन सभी का जो सिक्योरिटी पार्ट होगा वो इनके द्वारा कवर किया जाएगा। देखिए अभी क्या होता है, सीआरपीएफ और वहाँ जो जो स्टेट पुलिस होती है वह इस पूरे जिसको बोलना चाहिए इसको कवर करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बट नाउ व्हाट इज बीइंग डन हियर, अ न्यू बॉडी विल बी क्रिएटेड, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी एजेंसी नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज द बॉडी इन यूएस। और उसकी तर्ज पर भारत में यूनियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड सिक्योरिटी फोर्स for all the airports in the country, and it will also combine immigration and customs. So this one body will be there, and not only for aviation, it is for others too. दूसरे संस्थान जो होंगे उनको भी इसमें कवर किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के ताल्लुक में। So at present CISF is deploying, has deployed 66, has been deployed at 66 out of the current 148 airports, और बाकी में स्टेट पुलिस द्वारा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। बट देन देखिए जब ये ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 2001 में जब वहां पर ये हमला हुआ था उसके बाद इसे तैनात किया गया था। सो देन दैट वाज द ट्रिगर फॉर देम टू कम डाउन टू दिस, टू कम अप विद दिस पर्टिकुलर सिस्टम। सो हमारे यहाँ पर भी इसे अब एक तरीके से एक माना जा रहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट परसेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज जो हमारा एविएशन सेक्टर जिस तरीके से बढ़ रहा है। So this arrangement is not going to work, and that is the reason the government is thinking, मतलब अब पीएम मोदी द्वारा इसको अप्रूवल दिया जा चुका है, and government is going to come up with a complete unified new security force, and not only as I told you for aviation, even for the other transportation modes too, ना उसमें रेलवे को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो स्टेट इज द होम टू हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन आवर कंट्री। अब जो हमारे यहाँ वाटर बॉडीज होती है उसका एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में अराउंड 24,24,540 वाटर बॉडीज आर देयर इन आवर नेशन कंप्लीट। और उसमें अलग अलग हम बात करें तो नंबर ऑफ हाईएस्ट जिसको बोलना चाहिए पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर में इट इज वेस्ट बंगाल, है ना। नंबर ऑफ टैंक्स में इट इज आंध्र प्रदेश, एंड नंबर ऑफ लेक्स जो पूछे गए उसमें तमिलनाडु इज द नंबर 1 स्टेट इन आवर कंट्री। महाराष्ट्र लीड्स इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, उनके द्वारा सबसे ज्यादा लिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडीज, वाटर बॉडीज इन आवर नेशन 24 लाख 2.4 मिलियन,
एंड दिस सर्वे वाज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और उसमें तमिलनाडु शुड बी द आवर आंसर बिकॉज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स आपसे इस क्वेश्चन में पूछे गए थे। Question number 39 says Ajay Warrior is a joint military exercise between India and which of the following country? तो it was the 7th edition of Ajay Warrior जो यूके और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज होती है, between India and यूके। एंड दिस इज अ बाइनियल एक्सरसाइज, मतलब ये होता है कि ये 2 वर्ष में एक बार कराई जाती है, और 2 वर्ष में एक बार का मतलब होता है कि हर बार जो वेन्यू होता है, जो होस्ट होता है, वो अल्टरनेट होता है। तो दिस टाइम अराउंड इट इज बीइंग कंडक्टेड इन यूके, सेलिसबरी प्लेन्स इन यूके में इसे कंडक्ट कराया जा रहा था। इसके पहले 2021 अक्टूबर में इट वाज इन उत्तराखंड ना, चौबतिया उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अजय वेरियर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके, इसको अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है। द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया गया था? ऑन विच ईयर, किस वर्ष पंचायती राज डे की शुरुआत होती है? तो यहाँ पर आपको 4 यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 2015 तो नहीं है यहाँ पर, 17th अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में एक्ट पास किया गया, और 2010 से नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो हमको ये याद होना चाहिए कि अमेंडमेंट कौन सा, 73rd, ईयर कौन सा, 1992, राइट। और इस अमेंडमेंट के थ्रू, जो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल पंचायती राज, सॉरी, दिस नेशनल पंचायती राज एक्ट जो आता है, उस एक्ट के अंतर्गत 1992 में उस एक्ट आया, और उसके बाद में 2010 से नेशनल पंचायती राज डे हमारे देश में मनाया जाने लगा, है ना। तो दैट इज वे आप याद कर सकते हैं। 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज एक्ट आता है, 92 में आता है, और 2010 से नेशनल पंचायती राज डे हमारे देश में मनाया जाने लगा। हमारे देश में 29 लाख पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर, है ना। 2.51 लाख पंचायत हमारे देश में होती है, विद 2.39 लाख ग्राम पंचायत, 690 ब्लॉक पंचायत एंड 589 डिस्ट्रिक्ट पंचायत। माई लाइफ एज ए कॉमरेड इज अ बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर, है ना। अब यहाँ पर आप जो नाम देखते हैं, पिनराई विजयन, के शैलजा, बृंदा कराट एंड स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर इज नॉट अ लीडर, है ना। तो ऑप्शन की तरह दिया गया माई लाइफ एज ए कॉमरेड। तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड इज द बुक जिसका जो लेटेस्ट अभी अनाउंस हुई है, एंड दैट बुक इज रिटन बाय के शैलजा। के शैलजा जो है, शी इज फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला, एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम जो उनके द्वारा काम किया गया, उसको बहुत अप्रिसिएशन दिया गया, right? So she was highly appreciated for her work, which she did in COVID time. She is former health minister of Kerala, और उनके द्वारा लिखी गई किताब है माई लाइफ एज ए कॉमरेड, जिसको वहां के जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जो है, उनके द्वारा इस बुक का अनावरण किया गया। तो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला के शैलजा's ऑटोबायोग्राफी इज माई लाइफ एज ए कॉमरेड, विच वॉज लॉन्च बाय पीएन पिनराई विजयन द्वारा उसे लॉन्च किया गया सम टाइम बैक। के शैलजा, she is famous for her work. शी वॉज ऑल्सो ऑफर्ड, शायद उनको अवार्ड दिया जाने वाला था, मैक्सिस पुरस्कार शायद उनको दिया जाता, बट उनके द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। मतलब दिस इज द न्यूज वी गॉट। हमको ये जब अनाउंस हुए तो उनका नाम नहीं आया था, बट ऐसा माना जा रहा है कि उनको उनका नाम आने वाला था, बट उनके द्वारा कहा गया है कि आई कांट एक्सेप्ट दिस अवार्ड बिकॉज दिस अवार्ड शुड बी गिवन, दिस इज लाइक टीम एफर्ट हैज बीन डन, बट दिस इज बीइंग इंडिविजुअली गिवन टू मी, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। और दूसरा एक रीजन ये भी कि सीपीएम जो उनकी पार्टी है, उनके द्वारा उसको मना किया गया था, मतलब उनके द्वारा अवार्ड लेने से मना किया गया था, बिकॉज जो रेमन मैग्सेसे होते हैं जिनके नाम पे अवार्ड होता है, he was against communist, and this names we look, जो हम नाम यहाँ देखते हैं, ये कम्युनिस्ट हैं सभी लोग। तो एक एंटी कम्युनिस्ट के नाम पर जो अवार्ड होता है, उसे कम्युनिस्ट द्वारा एक्सेप्ट करना थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल लगा, इसलिए उनके द्वारा अवार्ड नहीं लिया गया। उनको कई दूसरे अवार्ड दिए गए थे, राइट, और उनके द्वारा इस अवार्ड को मोस्टली, मतलब एलिजिबली उनके द्वारा इस अवार्ड को मना किया गया था। के शैलजा, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला। A statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj was recently unveiled in which of the following country? है ना। तो देखिए अभी जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, ही वॉज ऑन अ विजिट टू मॉरिशस। तो ये मॉरिशस विजिट पर जब थे, तो इनके द्वारा मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया ड्यूरिंग हिज मॉरिशस विजिट। और प्रवीण कुमार जगन्नाथ जो है ना, उनके वो जो वहाँ के दिस प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके साथ, मतलब बोथ ऑफ देम ही वाज जॉइंड बाय दिस देयर प्राइम मिनिस्टर, और उनके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, राइट। Then we come down to question number 43. It says which of the following state government has notified 4 biodiversity heritage sites recently, है ना।
अब बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो होती है वह बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत डिक्लेयर की जाती है। सेक्शन 37 ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडी में नोटिफाइड एरियाज एज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या हेरिटेज साइट्स उनके द्वारा इस एक्ट के थ्रू डिक्लेयर की जा सकती है। किसके द्वारा अभी डिक्लेयर की गई? तो इट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिनके द्वारा 4 न्यू साइट्स वो अभी इनके द्वारा डिक्लेयर की गई। और ये होती क्या है? दीज, इसको हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। सो इट इज दी साइट्स आर दो साइट्स जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जहां पर होते हैं, है ना। तो और उनको वो एक इकोसिस्टम होता है, उसको कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, किया जाता है। तो उस ताल्लुक में दीज साइट्स आर डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, इनको बायोलॉजिकल दिस डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत इन्हें डिक्लेयर किया जाता है। अभी कुल मिलाकर के हमारे देश में नंबर ऑफ टोटल साइट्स जो है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ दीज 4 साइट्स बाय वेस्ट बंगाल इज गॉन अप टू 40 साइट्स ऐसी अभी हो चुकी हैं। ये 4 साइट्स के नाम यहाँ दिए गए हैं। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा इनको डिक्लेयर किया गया था। As I told you, they have got their unique ecosystem, rich biodiversity, richness of wild and domesticated species, high endemism, presence of keystone rare threatened species यहाँ पर होती हैं, तो इन्हें डिक्लेयर किया जाता है। मतलब दिस इज द क्राइटेरिया जिसके अंतर्गत इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। Then when we talk about question number 44 says महंगाई राहत कैंप किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया, है ना। महंगाई राहत कैंप इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इट इज राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा महंगाई राहत कैंप वहां पर लगाए गए थे, जिसके अंतर्गत वहां पर लोगों को 500 रुपीज पर 500 रुपए पर वहां पर गैस सिलेंडर जो प्रोवाइड किए जा रहे थे, दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही थी। और ये अपने आप में महंगाई से राहत दिलाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। It is Mahंगाई राहत camp was associated with Rajasthan government. The following company will host Quad Summit in May 2023. ना क्वाड जो ग्रुप होता है उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस होते हैं। ये 4 देशों का एक समूह क्वाड कहलाता है ना। क्वाड की स्थापना 2017 में की गई थी। क्वाड के बारे में शिंजो आबे द्वारा 2007 में सोचा गया था, मतलब इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड। क्वाड के अंतर्गत हमारे कई सारी जिसको एक्सरसाइज होती हैं, इसमें मतलब क्वाड के अंदर मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं जिसमें 4 उद्देश्य शुमार होते हैं। क्वाड की जो समिट है दिस टाइम अराउंड इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड, इट हैज बीन अनाउंस्ड बाय ऑस्ट्रेलियन पीएम। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज द्वारा अनाउंस किया गया। ये समिट विल बी देयर इन सिडनी, एससीजी वाला सिडनी, है ना, ऑन 24 ऑफ मई, जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें एंथोनी अल्बनीज तो ये होस्ट करने वाले हैं, बट इसमें जो बाइडेन, जिसमें फूमियो किशिदा जो जापान के पीएम है, और पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी ऑस्ट्रेलिया, वेयर इन मे दिस समिट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड। Then which government has announced 4% reservation for दिव्यांग employees in promotion? प्रमोशन में 4% रिजर्वेशन किस गवर्नमेंट द्वारा अभी अनाउंस किया गया है फॉर दिव्यांग एम्प्लॉइज, है ना। तो दिस गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। दे हैव अनाउंस्ड 4% कोटा फॉर एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटीज इन द प्रमोशन। केवल उन केसेस में इनमें किया जाएगा। रिजर्वेशन विल अप्लाई इन कैडर्स वेयर रिक्रूटमेंट थ्रू डायरेक्ट सर्विस रिक्रूटमेंट जो होता है इट इज नॉट लेस देन 75%। तो जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहां 75% से कम होगा, केवल this will be applied to on those places, right? So India's first water metro was inaugurated by PM Modi in which of the following place? अब समझिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। You should be very clear when we talk about अंडर मेट्रो। तो अभी अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। मतलब क्या होता है कि अब टनल बिलो द रिवर हैज बीन मेड, और उसके थ्रू मेट्रो इज यू नो वहां से ट्रेवल, वहां से रन कर रहे हैं। तो उसे अंडर वाटर मेट्रो, वो कोलकाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था फर्स्ट वाटर मेट्रो, तो वाटर मेट्रो जो है वो कोचीन में स्थापित किया गया, है ना। कोचीन में, इसका मतलब समझिए, कोचीन के जो आसपास के आइलैंड है वहां से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है थ्रू दिस स्मॉल फेरी शिप जो बोल सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हाइब्रिड बोट्स, और इस हाइब्रिड बोट के थ्रू 10 आइलैंड को जोड़ा गया है। तो दैट इज बीइंग टर्म्ड एज वाटर मेट्रो। ये मेट्रो का ये मतलब नहीं कि वो साक्षात मेट्रो चल रही है, यहाँ पर इट इज कॉल्ड वाटर मेट्रो। तो इसे अपने प्रकार का पहला ऐसा अनुभव रहेगा। इट इज फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो, एंड दिस इज बीइंग स्टार्टेड इन कोची। कोची में से स्टार्ट किया गया। कोची वाटर मेट्रो इसे कहा जा रहा है। वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड कनेक्टिंग कोची आइलैंड्स टू द मेनलैंड इज रेडी टू बी, मतलब this it has been inaugurated in fact by PM Modi, right? So that is difference between Kolkata underwater metro and this water metro. Then we talk about question number 48, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत जो है योजना 2018 में पीएम मोदी द्वारा 30 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। तो 30 अप्रैल ही सेलिब्रेटेड इन आवर नेशन एज आयुष्मान भारत दिवस की तरह इसे
मनाया जाता है ना। इस योजना के अंतर्गत 10 अराउंड 10.74 करोड़ फैमिली जो है वो लाभान्वित होती हैं, और प्रत्येक फैमिली को प्रत्येक वर्ष का मतलब 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर का इसमें जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, राइट। इट वाज इनॉग्रेटेड, इट वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी ऑन अप्रैल 30th in 2018. That is why this day is celebrated as Ayushman Bharat Divas in our nation. Then, which country, which nation-based company Vito is set to launch a biodiesel project in Ayodhya? अयोध्या में एक बायोडीजल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है बाय बेल्जियम्स कंपनी, बेल्जियम की कंपनी होती है, मतलब इन कोलेबोरेशन विद दिस कंपनी वीटो, बेल्जियम कंपनी, उनके द्वारा 2 ईयर पायलट प्रोजेक्ट टू जनरेट बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट। तो वेस्ट से बायोडीजल बनाने का प्रोजेक्ट जो है बेल्जियम की वीटो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है इन सिटी ऑफ अयोध्या, है ना। Then we are coming down to the last question. This question says the exploitation of operational space between peace and war to change the status quo through the use of coercive action is termed as which of the following? है ना, मतलब यहाँ पर जिस तरीके से चाइना द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, मतलब स्पेस बिटवीन पीस एंड वॉर, नॉट एग्जैक्टली पीस नॉट एग्जैक्टली वॉर, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है उसको उसको यूज करके एक पर्टिकुलर किसी जगह का स्टेटस को जो प्रोपोगेंडा के थ्रू, जो दो नॉन जिसको बोलना चाहिए एक्शन के थ्रू, जो नॉन ओवर्ट एक्शन नहीं होती, इसमें कोवर्ट एक्शन जैसे चल रहा होता है, तो जो जो प्रयास किए जाते हैं स्टेटस को परिवर्तित करने के प्रयास किए जाते हैं, जो कि अनकन्वेंशनल तरीका है अपने आप में। नॉर्मली क्या होगा कि वॉर छेड़ी जाएगी, फाइट की जाएगी, बट नहीं, बट नाउ देज व्हाट इज बीइंग डन थ्रू साइबर वॉर एंड थ्रू अदर मीन्स, थ्रू प्रोपोगेंडा, सच थिंग्स आर बीइंग डन, राइट। तो ऐसी एक्शन जो ली जाती है उसे ग्रे वॉर, ग्रे जोन वॉरफेयर कहा जाता है। तो दिस पर्टिकुलर जो बताया ना मैंने जो तरीका है, इट इज कॉल्ड ग्रे जोन वॉरफेयर and broadly defined exploitation of operational space between war and peace through various means. और इसमें साइबर जो वॉर होती है वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रे जोन वॉरफेयर, जिसमें चाइना इज मतलब ये प्रोपोगेट करता है सेक्शंस को, right? So with this we come to the end of this quiz. We have discussed 50 important questions for last week of last month. Next time we are going to meet on Wednesday again with our set of questions. For that time, thank you very much. Thanks a lot. Bye.